कबीर और ध्रुवी की बातें आगे बढ़ रही थी। कबीर कुछ एक्शन लेना चाहता था लेकिन ध्रुवी ने उसे साफ साफ मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं कबीर, अब मॉम की चिंता डैड हमसे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने मदद करने की कोशिश की। उस लड़के को कोई गलतफहमी है, लेकिन वो इडियट नहीं समझना चाहता तो मैं क्या करूं? लेट डैड हैंडल। कबीर कुछ देर खामोश रहा। तभी उसके फोन में मैसेज आया तो उसने कहा, मैं चलता हूँ, 2 दिन यही रहो। मॉम डैड से मैं बोल दूंगा कि तुम ट्रिप पर गई हो। ध्रुवी ने हाँ में सर हिलाया और वो चला गया। ध्रुवी ने भले ही कहा कि उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन न चाहकर भी वो खुद को नक्श के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। ध्रुवी ने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद करते हुए मन ही मन सोचा, सुधर जाओ और समझ जाओ मिस्टर नक्श शेखावत, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। कबीर हॉस्पिटल से जल्दी जल्दी में निकला। उसे टीना का मैसेज आया था। टीना ने उसे तारानकन बीच पर शाम के 6 बजे पहुंचने को कहा। कबीर ने टाइम देखा तो 4:15 बज रहे थे। अचानक उसने अपने कपड़े देखे और अपने सर पर चपत लगाते हुए कहा, ओह गॉड, मुझे कुछ सिंपल कपड़े भी खरीदने हैं। वो जल्दी से अपनी कार में गया और ड्राइवर से पूछा, तुम शॉपिंग कहाँ करते हो? ड्राइवर हड़बड़ा गया। कबीर के सारे कपड़े कस्टम मेड होते थे, दुनिया में सिर्फ एक ही पीस, चाहे वो उसका रुमाल ही क्यों न हो। ड्राइवर ने हकलाते हुए कहा, वो सिटी मॉल से। वो कहाँ है? ड्राइवर ने इधर उधर देखते हुए कहा, यहीं पर है, हॉस्पिटल के पीछे। क्या हुआ सर, मुझे वहाँ ले चलो। ड्राइवर सकपका गया। क्या बॉस उस मैडम से मिलने जा रहे हैं? तो लड़कियां तो आमिर लड़कों से इम्प्रेस होती है, बॉस आखिर करना क्या चाहते हैं? ड्राइवर ये सोचता रहा और कार मॉल के पास रुक गई। कबीर ने कहा, चलो मेरे साथ। ड्राइवर की सांस ही गले में अटक गई। बॉस, आप मुझे शॉपिंग करवाने आए हैं क्या? कबीर ने गुस्से से उसे घूरा तो वो चुप हो गया और चुपचाप कबीर के पीछे चलने लगा। वो एक सुपरमार्केट में गया और जल्दी जल्दी में कुछ टी शर्ट्स, जीन्स और शूज खरीद लिए। कबीर का चाम सुपरमार्केट में फैलने लगा। जो कोई भी उसे देखता तो लगता कोई राजकुमार है। ड्राइवर तो अपना मुंह छुपाया कबीर का सामान पकड़ा हुआ था। बॉस को नहीं पता कि वो कितना अटेंशन ले रहे हैं। जल्दी करना होगा, कहीं कोई खतरा न आ जाए। उसने फुसफुसाते हुए कबीर से कहा, बॉस, सब आपको घूर रहे हैं, जल्दी कीजिए। कबीर ने भवें सिकोड़ ली और वापस से सबको घूरने लगा जो उन्हें एकटक देखे जा रहे थे। अचानक सबके रोंगटे खड़े हो गए और सब, स्पेशली लड़कियां, भाग गई। ड्राइवर को अपना सर पीटने का मन कर रहा था। कबीर चेंजिंग रूम गया और एक ब्लैक शर्ट पहन ली और उसके साथ ग्रे स्लिम फिट जीन्स। उसके शूज फॉर्मल थे तो उसने एक ब्लैक बूट्स पहन लिया। उसने अपनी घड़ी उतार दी जो करोड़ों की थी। जो कपड़े कबीर ने उतारे थे उससे वो इस सुपरमार्केट के सारे कपड़े खरीद सकता था। ड्राइवर को लगा उसने कोई खजाना पकड़ा था। उसके हाथ कांपने लगे। कबीर ने परफ्यूम नहीं लगाया। कबीर जब चेंजिंग रूम से बाहर निकला तो लड़कियों की, जिसमें कस्टमर्स और सेल्स गर्ल थी, सबकी सांसें थम गई। आखिर ये है कौन? सो हैंडसम। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। काश मैं इसे अपने पति से रिप्लेस कर पाती। कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन ड्राइवर को पसीने आने लगे। सार्थक सर मेरी सैलरी काटने वाले हैं। कबीर ने कपड़ों और जूतों से टैग निकाल कर ड्राइवर को दे दिया और कहा, इन सब का बिल करवाओ और मेरे ऑफिस में रखवा देना। कबीर ने उसे एक बैंक कार्ड दिया तो ड्राइवर ने कहा, बॉस, मैं पे कर दूंगा, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। कबीर ने एक पल ड्राइवर को देखा और कार्ड उसके हाथ में रख दिया। आगे तुम्हें मेरे लिए बहुत कुछ करना है। वो पलट कर चला गया और ड्राइवर हक्का बक्का रह गया। कबीर ने मोबाइल में टाइम देखा तो 5 बज चुके थे। मुझे टाइम से पहुंच जाना चाहिए। बाहर आते ही एक 10-12 साल की बच्ची उससे मुस्कुराते हुए बोली, सर, फ्लावर खरीद लो। कबीर ने देखा तो उसके बाल बिखरे थे और उसके कपड़े भी पुराने और फटे थे, लेकिन उसकी मुस्कान उन सुंदर गुलाबों जैसी थी।
कबीर ने मुस्कुराते हुए उससे एक बुके खरीद लिया। कितने का है? 100 का। कबीर के पास कैश नहीं था तो उसने वहीं खड़े एक आदमी से चेंज मांगा और मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर दिए। कबीर ने उसे 500 दिए तो वो बच्ची और खुश हो गई। उसने पहले ये नहीं सोचा था कि टीना से मिलने जाने के लिए उसे कुछ लेकर जाना चाहिए, लेकिन इन गुलाबों को देख उसे सबसे पहली टीना की याद आई। उसने एक ऑटो रुकवाया और टीना के बताए हुए एड्रेस पर निकल गया। सावधानी के लिए कबीर उस बुके को अच्छे से चेक किया और उसका शक सही निकला। अंदर एक चिप था। उसने हंसी आ गई। अब बच्चों का इस्तेमाल करने लगे हैं। वो लोकेशन चिप थी। कबीर ने उसकी फोटो ली और सिग्नल पर रुकते ही एक सब्जियों से भरे टैंक में चिप रख दिया। उसने अपने गार्ड्स को सिग्नल दिया, चेक करो कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। पिछली बार भी उस पर हमला हुआ था जब वो टीना के साथ था, तो आज वो ऐसा कुछ होने नहीं देना चाहता था। अब शाम का समय था। बीच पर काफी भीड़ थी। कबीर ने टीना को फोन किया तो उसने कहा, अरे हीरो, तुम तो टाइम पर आ गए। अंदर आओ, एक कैफे होगा, मैं वही हूँ। कबीर मुस्कुराया और कैफे के पास उसे टीना खड़ी हुई दिखी। उसने हमेशा की सलवार कुर्ती पहना हुआ था और हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रही थी। डूबता हुए सूरज की रोशनी में टीना का झुमका चमक रहा था। इससे कबीर की आंखें चमक गई। वही टीना ने जब कबीर को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कबीर के बाल बिखरे हुए थे और ब्लैक शर्ट में वो ब्लैक एंजल लग रहा था। उसके शर्ट के 2 बटन्स खुले थे और उसके हाथ में लाल गुलाब का बुके उसे इतना हैंडसम बना रहा था कि टीना की धड़कन बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़कने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। वो नर्वस हो रही थी। अचानक उसने आसपास देखा तो लगभग सब लोग उसे कबीर को घूर रहे थे। उसे बहुत जलन हुई। उसका बस चलता तो वो कबीर को अपनी पॉकेट में छुपा कर रख लेती। जब उसने कुछ लड़कियों को कबीर को घूरते हुए आहें भरते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। टीना आगे बढ़ी और कबीर के चेहरे को थामकर उसे होठों पर किस कर लिया। कबीर तो सकपका गया, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराने लगा। उसने भी उसे किस किया और तुरंत अलग भी हो गए। टीना ने यहाँ वहाँ देखा और कबीर को हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले गई। वैसे तुम्हारा हाय बोलने का स्टाइल अच्छा था, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा तो टीना रुक गई और उसके हाथ से बुके ले लिया और कहा, थैंक्स। टीना ने मेकअप भी किया था, लेकिन वो बिना मेकअप के ज़्यादा बोल्ड, क्यूट और ब्यूटीफुल लगती थी। दोनों फिर आगे आराम से एक दूसरे का हाथ पकड़े वॉक करते हुए आगे बढ़ने लगे। देखो तो सूरज अब ढलने वाला है, टीना ने कहा। कबीर ने उसी तरफ देखा। लालिमा पूरे आसमान को अपने रंग में रंग रही थी। यही बैठते हैं, टीना ने कहा और दोनों बैठ गए। उसने कबीर के कंधे पर सर रखा और आगे देखती रही। तो तुमने मुझे ढलते सूरज को देखने बुलाया था? टीना ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं तो इसे हमारी डेट समझो। कबीर को अचानक बुरा लगा। सॉरी टीना, डेट तो मुझे प्लान करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं न, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर वैसे बैठे रहने के बाद टीना उसे अपने साथ ले गई। कबीर ने अपने सामने देखा और हैरान रह गया। ये सब तुमने किया? टीना ने उसे खींचा और चेयर पर बैठा दिया और खुद भी बैठ गई। ऑफ कोर्स मैंने किया है, मेरे पड़ोसी ने नहीं। तुम्हें पसंद आया? कबीर के कान लाल हो गए। इट्स ग्रेट। वहाँ टीना ने एक डेट प्लान किया था। टेबल, चेयर, डेकोरेशन, खाना, कैंडल्स और फ्लावर्स सब थे। कबीर का पहला एक्सपीरियंस था डेट का और पहली बार उसे स्पेशल फील हो रहा था। उसने टीना का मुस्कुराता चेहरा देखा और उसकी गहरी आंखें। उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में कालापन छा गया। क्या होता अगर वो गोली टीना को लग जाती? वो मर जाती, फिर मेरा क्या? ये सोचते ही कबीर कांप गया। कबीर को पता नहीं चल रहा था कि टीना कुछ ही मुलाकातों में धीरे धीरे उसके दिल में उतरते जा रही थी। कबीर को अपने ख्यालों में खोया हुआ देख टीना ने उस पर गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी और पूछा, ओ ये हीरो, कहाँ खोए हो? कबीर ने शरारती मुस्कान के साथ टीना को घूरा तो टीना नर्वस हो गई। टीना ने हकलाते हुए कहा, उल्टा पुल्टा सोचना बंद करो।
एक वेटर की ड्रेस पहने लड़के ने दोनों को पास्ता सर्व किया और साथ में फ्रूट जूस। मैं अल्कोहल नहीं पीती, तुम्हें चाहिए क्या? कबीर ने ना में सर हिला दिया। टीना ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, गुड, वैसे भी वो अच्छी चीज नहीं। चलो खाओ खाओ, ठंडी हो जाएगी। कबीर ने पास्ता खाया और अगला स्पून टीना की तरफ बढ़ाया। टीना ने खुशी खुशी खा लिया और वापस अपने प्लेट से भी खिलाया। टीना ने खूब सारी बातें की। उसने अपने स्कूल लाइफ के बारे बहुत कुछ बताया। अचानक कबीर ने पूछा, टीना तुमने अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में नहीं बताया। वैसे तुम्हें तो अभी कॉलेज में होना चाहिए था। तुम मुझे कितनी छोटी हो। टीना का चेहरा पीला पड़ गया। मैं 21 साल की हूँ। कबीर ने टीना के भावों को नोटिस नहीं किया और कहा, मैं 22 का। तुमसे 1 साल सीनियर हूँ। वैसे मैं बहुत स्मार्ट हूँ तो मैंने अपना मास्टर्स भी पूरा कर लिया। टीना ने कुछ नहीं कहा तो कबीर ने फिर पूछा, तुमने बताया नहीं? या फिर सारा ध्यान बिजनेस में चला गया? टीना के हाथ कांप रहे थे। कबीर की आखिरी लाइन सुनकर टीना ने सर झुकाए ही कहा, हाँ। बिजनेस? क्या हुआ? टीना ने अपना सर झटका और अपना सर उठाया और कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए आगे बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? कबीर कंफ्यूज था। टीना ने कबीर का हाथ पकड़ा और कहीं ले जाने लगी। कबीर ने देखा वहां सच में कुछ था और कवर था। टीना ने उस चीज से कवर हटाया और एक एक्साइटमेंट में कहा, टाडा, तुम्हारे लिए डेट गिफ्ट। उस गिफ्ट को देखकर कबीर जम गया। वो एक बाइक थी, एवेंजर बाइक। कबीर को कोई रिएक्शन न देता हुआ देखा टीना की मुस्कान गायब हो गई। उसने सीरियस टोन में पूछा, कबीर, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अगर तुम्हें मॉडल या कलर पसंद नहीं तो मैं एक्सचेंज करवा दूंगी। लेकिन बेचारा कबीर, उसके अंदर तूफान उठ रहा था। ये लड़की वाकई में मुझे गरीब समझती है, लेकिन ये तो झूठ है। टीना को सच पता चला और गुस्सा हो गई तो। कबीर को चुप देख टीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसके आंसू निकलने लगे। तुम मुझे नाराज हो गए क्या? प्लीज गुस्सा मत होना, मैं और अच्छी वाली ला दूंगी अगर ये पसंद नहीं तो। कबीर ने भवें सिकोड़ ली और उसे गले लगा लिया और हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस शॉक्ड था। टीना ने रोते हुए कहा, सच बोल रहे न? कबीर ने उसके आंसू पोंछे और कहा, सच में, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट कभी नहीं मिला तो मैं शॉक्ड हो गया। बस प्लीज रो मत। लेकिन कबीर बहुत बेसब्र हो रहा था। झूठ से टीना नाराज न हो जाए। अर्थ की बकवास बात सुनकर कबीर तो कांप गया और गुस्से से अर्थ को घूरने लगा। लेकिन टीना तो इतना आश्चर्यचकित थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा उसके साथ धोखा हुआ है। टीना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, कबीर तुमने मुझे चीट किया। तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड है। कबीर ने अर्थ को दूर झटक दिया और टीना के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, नो नो, ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? टीना ने चिल्लाते हुए पूछा। यही कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। कबीर ने पैनिक करते हुए कहा। तो कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? टीना ने फिर पूछा। कोई नहीं। कबीर कुछ बोलता टीना ने आगे कहा, तो तुम बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हो तो मुझे क्यों प्रपोज किया? टीना रोने लगी। अर्थ ने माहौल को गर्म होते देखा तो वहां से खिसकने का सोचा। आखिर उसने अपनी मॉम का बताया हुआ काम कर लिया था। काजल मासी का स्टूपिड टैडी उसके हाथ में था। उसने एक कदम लिया ही था कि कबीर ने उसे बिना देखा कहा, अर्थ रावत एक कदम आगे मत बढ़ाना। कबीर गुस्से में था लेकिन टीना के नाराज होने से पैनिक में भी। उसने टीना को गले लगा लिया और कहा, ये सब इसने कहा है, मैंने नहीं। अगर कोई तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कह दे तो तुम मान लोगी? मैं तो नहीं मानूंगी। अचानक टीना को कुछ एहसास हुआ और चुप हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और अर्थ को घूरते हुए देखा जिसके होठों में ईविल स्मेल थी। यू ईविल मैन, तुमने मुझे भड़काया। तुम कितने बुरे हो। तुम हमारा ब्रेकअप करवाना चाहते थे। अर्थ ने हंसते हुए कहा, मैंने क्या किया? ब्रेकअप तुम करना चाहती थी। कबीर ने ठीक ही तो कहा।
तुम डम्ब हो। बोल सर हिलाते हुए अर्थवल से निकल गया। टीना उसे गुस्से से घूरते हुए जाते देखती रही। कबीर, एक मर्डर में कितनी सजा मिलती है? कबीर ने टीना का गाल पर किस किया और कहा, मुझे क्या पता। तुम्हारे पापा पुलिस में हैं तो उनसे पूछो। टीना ने दरवाज़ा बंद किया और कबीर की बाहों में कूद गई और उसे किस करने लगी। किस तोड़कर टीना ने कहा, कंटिन्यू करे। कबीर को हंसी आ गई लेकिन फिर कहा, तुम्हें घर नहीं जाना? टीना का मुंह उतर गया। हाँ, जाना तो है। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। टीना और कबीर कुछ देर में निकल गए। बेस में, टॉर्चर रूम में, उस असैसिन को चेयर से बांधा गया था और जब वो होश में आती उसे बेहोश कर दिया जाता। नाना शिंदे उस असैसिन को बड़े से कांच की ग्लास से देख रहा था और अपने बगल में खड़ी दो प्यारी प्यारी लड़कियों से पूछा, तुम दोनों इतनी छोटी हो, क्या तुम इससे सच निकलवा पाओगी? कनक ने मुस्कुराते हुए नाना शिंदे को देखा और कहा, नाना अंकल, मैं छोटी हूँ लेकिन मैं आपसे भी सच निकलवा सकती हूँ कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है। नाना शिंदे को खांसी आ गई और उसने अजीब तरह से मुस्कान भरी और अंदर देखने लगा। उसने कसक को देखा जो खुनी मंशा से असैसिन को देख रही थी। बाप रे, दोनों कितनी छोटी है तो ऐसी है, बड़ी होगी तो पता नहीं क्या करेगी। उद्धरण ... तभी एक और शख्स अंदर आया और कहा, शिंदे अंकल। इसने मुंह खोला। कनक उस आवाज को सुनकर खुशी से चमक गई। वो कूदते हुए सार्थक की तरफ लिपकी। वो उसे गले लगा लेना चाहती थी, लेकिन सार्थक सतर्क था तो उसने कनक को बीच में ही रोक लिया। ये आप क्या कर रही है मिस? कसक अपना मुंह दबाकर हंसने लगी और नाना शिंदे कन्फ्यूजन में अपना सर खुजाने लगा। लेकिन कनक को तो सार्थक की डांट भी बहुत मीठी लग रही। ऊपर से उसने उसका कंधा पकड़ा हुआ था, इससे उसके शरीर में झुनझुनी होने लगी। कनक ने कुछ नहीं कहा तो सार्थक ने उसे छोड़ दिया। कनक ने पाउट बना लिया और उदास हो गई। सार्थक ने कनक का उतरा हुआ चेहरा देखा, उसे भी बुरा लगा। पता नहीं क्यों मिस, आपको चोट लग जाती। क्या आप इस असैसिन को हैंडल कर रही? अचानक कनक अपने फाइटिंग मोड में वापस आ गई और कहा, हाँ, लेकिन कुछ टाइम और लगेगा। ये जरूर बोलेगी, इसका दिमाग हेलुसिनेट करेगा और सब बोल देगी। कबीर भाई को परेशान मत करना, ध्रुवी ने सख्त मना किया है। सार्थक ने एक पल कनक को देखा और नजरें फेर ली। वो जब जाने लगा तो कनक ने कसक को देखा तो कसक ने इशारा कर दिया जो कनक चाहती थी। सार्थक, एक मिनट रुको। कनक के होठों पर वही सिली मुस्कान थी। सार्थक रुक गया लेकिन कुछ नहीं कहा। बस एक बात सच्ची सच्ची बताना। सार्थक ने कनक को ध्यान से देखा और सवाल के लिए रेडी होने लगा, लेकिन कनक ने उसे एक ऑफिस में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये मेन ऑफिस था। क्या तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करते? कनक ने पूछा। कनक सार्थक के छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। उसकी पलकें तेजी से फुरफुराए और भवें भी सिकुड़ गई, लेकिन अगले ही पल वो एक्सप्रेशनलेस हो गया। नहीं, सार्थक ने बिना भाव के कहा। कनक ने हार नहीं मानी और उसके करीब जाने लगी। कनक का दिल तेजी से धड़कने लगा और सार्थक का भी कुछ ऐसी ही हालत थी। सार्थक पीछे होता गया और कनक ने उसके कान में फुसफुसाए, अब भी नहीं। सार्थक ने फिर ना कहा। कनक, उसने गर्दन अपने होठों को फिराने लगी। सार्थक की जैसे सांसें थम गई। वो पूरा लाल हो गया। क्या अब भी नहीं? सार्थक ने लंबे सांसें लेते हुए कहा, नहीं। तो तुम इतने नर्वस क्यों हो? कनक के होठों ने सार्थक के होठों हल्का स्पर्श किया। सार्थक ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस टॉर्चर को सहने की कोशिश करने लगा। अचानक कनक उससे दूर हो गई और उसके लाल चेहरे को देख हंसने लगी। सार्थक ने झट से अपनी आंखें खोल ली। तुम मुझे पसंद करते हो, बहुत पसंद करते हो। गोवा, एक लग्जरी रिसोर्ट की छत के स्विमिंग पूल के पास बहुत चहल पहल थी। हैंडसम बॉयज, सेक्सी लड़कियां और महंगी शराब। किसी रिच को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनका बैकग्राउंड बहुत रहस्यमय होता है। स्विमिंग पूल के चमकते नीले पानी से एक लड़का स्प्लैश की आवाज के साथ बाहर आया।
उसने स्विमिंग ट्रंक्स पहना था और उसकी वी मस्कुलर बॉडी देख लड़कियों ने आहें भरनी शुरू कर दी। उसने अपने काले बालों को अपनी उंगलियों से पीछे किया और उसकी नीली आंखें चमक रही थी। उसकी गर्दन पर ड्रैगन का टैटू था। वो स्विमिंग पूल से बाहर निकला और अपने चेयर पर जाने लगा। एक वेटर ने उसे टॉवल और वाइन की ग्लास दी। उसके चेहरे में एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो उसे अप्रोचेबल बनाता था, लेकिन जो भी उसके करीब गया वो जल गया। लड़कियां जो उसे अप्रोच करना चाहती थी वो रुक गई। वो कोई 25 या 20 साल का लड़का होगा, लेकिन उसका असर ऐसा था कोई उसे नजरें उठाकर देख नहीं सकता था। अपने रेक्लिनेर चेयर पर बैठा और वाइन की एक सिप ली और आंखें बंद कर अपना हाथ बगल के टेबल पर फेरा, लेकिन वो खाली था। उसने अपनी आंखें खोल ली और बगल में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसकी प्लेफुल नीली आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी वाइन की गला क्रश कर दी। कहाँ गया? वेयर इज इट? वो बुदबुदाया। अगले ही वो जोर से चीखा, वेयर इज इट? जो म्यूजिक बज रहा था वो बंद हो गया और सब उसे देखने लगे। सब जानते थे कि वो कौन था और क्या क्या कर सकता था। उसकी आवाज़ की इंटेंसिटी से सब कांप गए। वो पागलों की तरफ सारा सामान उठा कर चेक करने लगा। यही तो था। कहाँ गया? नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। कहाँ गया? उद्धरण डॉट डॉट डॉट। तभी उस लड़के की नज़र अपने चेयर के नीचे गई। वो एक सिल्वर ब्रेसलेट थी। उसने फौरन उसे उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, गेट आउट। अगले ही पल वो एरिया खाली हो गया। वो अपने घुटनों पर बैठ गया और उस ब्रेसलेट को सीने से लगाए रखा। उसने उस ब्रेसलेट को किस किया और ध्यान से देखने लगा। उसने सिल्वर स्टार्स और बटरफ्लाई लगे थे। वो एक लड़की का ब्रेसलेट था और बहुत प्यारा था। उसकी नीली आंखों में बेहद उदासी थी और तड़प भी थी। तुम क्यों चली गई? मैं अकेला हूँ, लोनली। आई मिस यू टीना। तभी एक झुर्रियों भरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो एक बूढ़ी औरत थी और बहुत सुंदर। रोहन। उस बूढ़ी औरत ने आवाज दी। रोहन की नीली आंखों में बहुत उदासी थी और पीछे पलटा, ग्रैंडमा। क्या हुआ रोहन, आप उदास क्यों हैं? वो उठकर उससे गले लग गया और धीरे से कहा, आई मिस हर। वो क्यों चली गई? रॉय फैमिली गोवा की सबसे पुरानी और रिच फैमिली थी। विमला रॉय इस फैमिली की हेड थी। विमला की आंखों में एक ईविल चमक आई और अगले ही पल खत्म भी हो गई। फिर उन्होंने कोमल स्वर में कहा, जो चला गया उसे भूल जाना चाहिए। आपकी उम्र ही क्या हुई है? आपके लिए कोई न कोई जरूर बनी होगी। ये सुनते ही रोहन की नीली आंखों में खून उतर आया और विमला को झटक दिया और चिल्लाते हुए कहा, नो नो नो, मुझे बस टीना चाहिए। वो नहीं तो कोई नहीं। आपकी कसम की वजह से मैं जिंदा हूँ, वरना मैं मर जाता। रोहन बहुत गुस्से में था। उसने ब्रेसलेट को देखा और उसकी आंखें फिर भर आई। उसने उस दिन को याद किया और विमला को गुस्से से घूरा। अगर उस दिन मैंने आप पर भरोसा नहीं किया होता तो टीना मेरे पास होती। मेरे पास होती। आई हेट यू ग्रैंडमा। बोल रोहन चला गया और विमला का गला रुंध गया। उसने अपनी मुठिया कस ली। विमला के आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे में क्रूरता थी। वो आपकी कमजोरी थी रोहन, इसीलिए मुझे सब करना पड़ा। तुम्हारे डैड की जान भी तुम्हारी माँ की वजह से गई। वही गलती मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती। एक दिन तुम समझ जाओगे। रॉय फैमिली गोवा में सबसे ताकतवर परिवार था। विमला रॉय इसकी बैकबोन थी। उनके बेटे आशीष रॉय के मर्डर के बाद रोहन गोवा का लाड बना। जब तक कोई लाड नहीं था तब तक विमला ने पोजीशन को संभाला। आशीष की वाइफ ऋषिका रॉय के मरने के बाद विमला ने उसकी शादी जबरदस्ती रोहिणी देसाई से करवा दी। रोहिणी देसाई वही है जो कभी दक्ष की मंगेतर हुआ करती थी। जब रोहिणी प्रेग्नेंट थी तभी आशीष का भी मर्डर हो गया। उसके बाद जब रोहन 21 साल का हुआ तो लाड की पोजीशन दे दी गई। गोवा में जितने इलीगल काम होते हैं, ड्रग्स, वेपन्स, किडनैपिंग, मर्डर और भी बहुत कुछ, सब रॉय फैमिली कंट्रोल करती है। लेकिन रॉय फैमिली भले ही स्ट्रांग है, वो सिंघल और रावत फैमिली से टक्कर नहीं ले सकती थी। अंडरवर्ल्ड किंग्स ने उनके इलीगल कामों पर रोक लगाने का काम शुरू कर दिया है।
इसीलिए उस दिन कबीर के पास GPS छोड़ा गया और ध्रुवी को जहर दिया गया। लेकिन इसका राज खुलना अभी बाकी था। विमला रॉय वापस अपना कमरे में गई और बड़े से पेंटिंग के सामने खड़ी हो गई। वो उसके डेड हस्बैंड की पेंटिंग थी जिसमें वो किसी राजा से कम नहीं लगता था। तुम्हारा बेटा और पोता ऐसे क्यों हो गए? रोहन का तो समझ में भी आता है क्योंकि उसमें उस बिच ऋषिका का खून है, लेकिन आशीष क्यों? कुछ देर उस पेंटिंग को घूरने के बाद वो अपने स्टडी टेबल पर चली गई। तभी उसे मैसेज मिला, मिशन फेल। विमला ने दांत पीस लिए और अपने फोन पटक दिया। वो दोनों फिर बच गए। मुझे रोहन को मुंबई भेजना होगा, लेकिन वहाँ खतरा है, उसे किसी ने देखा नहीं है। उन दोनों को जल्दी खत्म करना होगा वरना सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर वो प्लानिंग करने के लिए अपने लोगों को फोन करने लगी। वही टॉर्चर रूम में उस असैसिन को बेहोश हुए 12 घंटे हो चुके थे। इस बार कबीर भी वही था। कबीर को जब पता चला कि ध्रुवी पर अटैक हुआ है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंच गया। हालांकि वो नक्श से नहीं मिल पाया, लेकिन ध्रुवी को सोता हुआ देख वो चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन वो बहुत गुस्सा और इरिटेटेड था। आज उसे ट्रैक कर अटैक करने की कोशिश की गई और अब ध्रुवी, अगर उसे रोका नहीं गया होता तो वो ध्रुवी को जान से मारने की कोशिश करने के लिए कब का उस असैसिन को मार देता। और कितनी देर? कबीर ने बेसब्री में पूछा। तभी उस असैसिन की पलकें फड़फड़ाए और वो सामने देखने लगी। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बस थोड़ी देर, इसकी तो मैं ऐसी हालत करूंगी कि जिंदा रहने पर पछताएगी। उस कमरे में भूतों की आवाजें गूंजने लगी। वो असैसिन डर से कांपने लगी। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन जैसे उसकी आवाज गायब हो गई थी। उसे अंधेरे कमरे में सफेद परछाया दिखने लगी। आखिरकार वो कांपते हुए बोली, कौन हो तुम सब? एक भयानक हंसी के साथ आवाज आई, हम सब वही है जिसे तुमने मारा था। असैसिन न जोर से ना में सर हिलाया। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैंने किसी के कहने पर सब किया। वो डर के मारे कुर्सी के साथ नीचे गिर गई। ड्रग्स ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। लेकिन तुम्हें पैसों के लिए हमारी लाइफ ले ली। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। सफेद परछाई उसके नजदीक आने लगी। नो नो, तुम सब विमला रॉय को मारो। उसी ने ऑर्डर दिया, उसी ने कहा। वो अब इतना कहते कहते बेहोश हो गई। रॉय, विमला रॉय, उद्धरण डॉट डॉट डॉट। कबीर की मुठिया कस गई। कनक और कसक ने एक दूसरे को देखा और फिर कबीर को। भाई, ये कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगे हैं, कसक ने कहा। कनक ने अपनी मुट्ठी बनाते हुए कहा, भाई मुझे लगता है विमला रॉय बुढ़ापे ने सठिया गई है। कबीर ने कुछ नहीं कहा और अपने ऑफिस की तरफ चला गया। जाहिर था सार्थक ने भी उसका पीछा किया। बॉस, सार्थक ने कहा। वो अपने ऑर्डर का वेट कर रहा था। कबीर के कुछ कहने से पहले अर्नव का फोन आया। उसने दांत पिसते हुए कहा, मैंने उनके फॉरेन के 2 इलीगल अकाउंट्स के डिटेल पता लगाया है। क्या करना है? कबीर ने लंबी सांस ली। अर्नव को कुछ जानने के लिए प्रेजेंट नहीं होना पड़ता था। अर्नव, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा। ध्रुवी के लिए ये कुछ भी नहीं। पता है भाई, ये तो बस शुरुआत है। अर्नव की बातें सुन कबीर को बहुत अच्छा लगा। फिर कनक और कसक के एक्सप्रेशन याद कर कबीर ने मन ही मन कहा, मेरे भाई बहन मेरी ताकत है और कमजोरी भी। लेकिन ये सब इतने स्ट्रांग है कि मैं हमेशा सिक्योर फील करता हूँ। कबीर ने अर्नव से कहा, तुम शुरू करो, मैं यहाँ देखता हूँ। फिर सार्थक से कहा, उसकी बहन तारांकन 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 कंट्री में है ना? सार्थक ने हाँ में सर हिलाया। कबीर ने अपनी ललाट को सहलाया और कहा, उसके दोनों पैर तुड़वा दो। सार्थक ने ओके कहा और चला गया। रॉय परिवार की बेटी रिद्धि रॉय, जो सिर्फ 20 साल की थी, स्वभाव से बहुत क्रूर थी। उसने इतनी छोटी उम्र में कितने लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी। तो कबीर उसके साथ सख्ती करे ये सही ही होगा। कबीर की आंखें क्रूरता से चमक रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसकी क्रूरता कोमलता में बदल गई। हाय, कैसी हो? टीना की आवाज में हल्की घबराहट थी। तुम कहाँ हो?
उसकी आवाज सुनकर कबीर की भावें सिकुड़ गई। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज से कुछ ठीक नहीं लग रहा। टीना पहले हिचकिचाई और पूछा, तुम घर में हो ना? नहीं, ऑफिस में। क्यों? बस ऐसे ही, टीना ने कहा और फोन रख दिया। कबीर को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उसने दोबारा टीना को फोन लगाया लेकिन उसने उठाया नहीं। कबीर ने सबको आराम करने का बोल के टीना के शॉप के लिए निकल गया। उसने वही कपड़े पहने थे। शॉप से पता चला कि टीना शाम को आएगी। अभी वो हॉस्पिटल गई है। अचानक कबीर को एहसास हुआ कि उसे टीना के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका भाई किस हॉस्पिटल में है। वो वापस अपने ऑफिस चला गया। उसे यकीन था कि टीना ठीक होगी। ऑफिस में फ्रेश होकर वो डिप्टी सी छोटी ओ के रोल में आ गया। अब वो फाइल कहाँ है? उद्धरण डॉट डॉट डॉट। कबीर उस फाइल को ढूंढ रहा था जो सार्थक ने प्रेपर किया था जिसमें टीना की इन्फॉर्मेशन थी। आखिरकार उसे मिल गई। फाइल खोलते ही उसे टीना की खूबसूरत फोटो दिखी जिससे अपने आप कबीर के होठों पर स्माइल आ गई। जैसे जैसे कबीर फाइल को पढ़ता गया उसका चेहरा काला पड़ता गया। उस फाइल में बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि समीर ने टीना के बारे में गोवा से रिलेटेड सब कुछ डिलीट कर दिया था। सिर्फ रह गए थे उस हादसे के घाव जो शायद टीना और उसका भाई सागर अभी तक फील कर रहे हैं। सार्थक ने ये सब भी सोशल मीडिया के अनजान न्यूज़ वेबसाइट से निकाला था। कबीर ने फाइल बंद कर दी और उसकी आंखों में खूनी मंशा और बेहद गुस्सा था। यहाँ भी रोहन रॉय। तभी उसके फोन मैसेज आया। ओ ये हीरो, लंच करने साथ चलोगे? कबीर की आंखों की एविलनेस गायब हो गई और सॉफ्टनेस वापस आ गई। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और अपना स्केड्यूल पूछा। वो लंच तक फ्री था इसीलिए वो टीना के इनविटेशन को फौरन एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपनी बाइक पहले ही ऑफिस में रखवा दी थी। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचा तो टीना उसका बाहर ही वेट कर रही थी। तुम्हारे शॉप में इतना अच्छा खाना मिलता है तो तुम यहाँ क्यों? टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मोमोज खाना है और नूडल्स भी और मंचूरियन भी। चलो चलो जल्दी चलो। कबीर ने मुस्कुराती हुई टीना को देखा जो उसका हाथ पकड़े उसे खींचते हुए अंदर ले जा रही थी। अगर फाइल की इन्फॉर्मेशन सही है तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। पहले टीना और ध्रुवी उद्धरण डॉट 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 दोनों एक टेबल पर बैठ गए और टीना ने ढेर सारा खाना ऑर्डर किया। कबीर ने हंसते हुए पूछा, तुम सब खा लोगी? टीना ने फनी स्माइल दे दी।